नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज से कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जहां पे रशिया में छोटे छोटे रशियन स्टूडेंट्स को इंडिया के प्रति कैसे जो प्यार उनका बढ़ता है वो मैंने दिखाया था, क्योंकि छोटे उम्र से ही जो है अच्छी चीज़ें, मेनली पॉजिटिव चीज़ें जो है उनको बचपन से ही इंडिया के बारे में बताया जाता है। глазами детей Индии и России. ये रशियन बच्चों का फेस्टिवल है और इसे रशिया एंड इंडिया हार्ट टू हार्ट कहा जाता है। Индия от сердца к сердцу. इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाने वाले आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया गया। Красота и дружба. लेकिन कोरिया में जो है इसका उल्टा है। कैसे कोरियंस को जो है बहुत पहले से ही इंडियंस को हेट करना सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे चीज़ें बता के जो है। और एक ये टीचर और एक स्कॉलर बता रहे हैं। रशिया में आपको ये कभी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई टीचर इंडिया के बारे में एक इतना बड़ा जो है इस टाइप का एक ब्लैक एक बोर्ड लेके इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। इस रिपोर्टिंग में देखेंगे, मुझे पता नहीं कि कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना भलता इंडिया के बारे में कैसे बोल सकता है जबकि उसकी नॉलेज नहीं है। कुछ इंडियन कमेंटर्स मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि तू कोरिया के अगेंस्ट हेट फैलाता है, दिस इज नॉट गुड वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं आज कि कोरियन मीडिया जो है वो हमारे बारे में कितना प्यार फैलाते हैं। इस लाइक मैं भी कोरिया के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दूं कि चलो कि फॉर एग्जांपल कोरिया में डार्क स्किन लोगों को मेट्रो का टिकट खरीदने नहीं दिया जाता है। अगर मैं ऐसा बोलूं बिना जाने कॉन्फिडेंस के साथ फुल उल्टा फुल्टा बकू, इंडिया के लोग खुद बोलेंगे कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंडिया के लोगों को बेसिक नॉलेज है लेकिन उनके देश में शायद बेसिक नॉलेज वाले लोग हैं नहीं। इसीलिए इंडिया के बारे में जो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं वीडियो में, और कोई बोलने वाला है नहीं। वीडियो को अच्छे खासे व्यूज भी मिले हैं। पहले तो आप इनका वीडियो का जो नौटंकी है वो देख लेते हैं, और उसके बाद जो कमेंट सेक्शन में जो नौटंकी कर रहे थे उनको मैंने नानी याद दिला दी है, उनको मैंने छठी का दूध याद दिला दिया है रिप्लाई देके। तो वो कमेंट सेक्शन तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ से कमेंट सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप मेरे आईवेव प्रोजेक्ट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये जो है इंडिया का अपना ओन म्यूजिक इंडस्ट्री है जो कि इन हेटफुल कोरियंस को अपनी असली औकात दिखाएंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, वो क्लिक करने से और देखने से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। कितने सारे लड़कियां जो है आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने जो है इंडियन लड़की को ऐसे ही बदनाम किया कि उन्हें कोरियंस पसंद है, जबकि रियलिटी है, मुझे ये साफ समझ में आ रहा है कि इंडियन लड़कियां भी जो है अपने देश के आइडल को देखना चाहते हैं। अभी तक 70,000 का टिकट्स बिका है, जिसमें से 30,000 जो है वो लड़कियों ने खरीदे हैं। जबकि मेरे चैनल में जो है, और कोई भी जियोपॉलिटिकल चैनल में, लड़की सब्सक्राइबर्स थोड़ा कम ही होता है। हालांकि मेरे चैनल में जो है सिर्फ 20% सब्सक्राइबर्स ही जो है वो फीमेल है, लेकिन फिर भी इतने बड़े शेयर ऑफ टिकट उन्होंने खरीदा है। मतलब वो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है आईवेव को लेके। तो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सब जो है हम मिलके जो है आईवेव को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप आईवेव टिकट्स खरीदिए। 1 टिकट इज इक्वल टू अ लाइफ टाइम एसेट ऑफ योर्स। और अगर आपको 1 टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और बड़े अमाउंट के लिए सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट डेटेड चेक और कोर्ट पेपर एग्रीमेंट भी जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। 이 인도 같은 경우는 이렇게 굉장히 भारत सच में एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। 인데요. 오늘 आज मैं इस देश के डार्क साइड्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 여러분 क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि भारत में गाय महिला से ज्यादा सेफ है? 들어보셨습니까? 뉴스에 आपने न्यूज में इंडिया के बारे में किस तरह की न्यूज सबसे ज्यादा देखी है? और अभी जो आप देख रही हैं वो क्या है? आप अभी एक विक्टिम की मां के दर्द को देख सकते हैं। ये मार्च 2012 की बात है जब उस कॉन्विक्ट को फांसी दे दी गई। ये दुनिया को चौंका देने वाला न्यूज है। ये घटना 2012 में न्यू दिल्ली में हुई थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट को बस में 6 लोगों द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और कुछ दिनों बाद सदमे से उसकी डेथ हो गई। हालांकि उस समय घटना को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति की बात ने कई लोगों को हैरान कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़की रात में बाहर घूम रही थी और ऐसी लड़की अच्छी नहीं होती। क्या अब हम इस बात पर नजर डालें कि इंडियन सोसाइटी में इस डिस्क्रिमिनेशन की जड़ और जेंडर इनइक्वालिटी की जड़ कहां से स्टार्ट हुई? 혹시 क्या आपने कभी आर्यंस के बारे में सुना है? चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। ये नॉर्थ सी है, ये कैस्पियन सी है। नोमाड्स यहाँ रहा करते थे और नोमाड्स माइग्रेट करते रहते हैं, वो सेटल नहीं होते। अगर कोई और होता तो शायद इस जगह पर सेटल हो जाता। ये कौन सी नदी है? ये इंडस रिवर था। इंडस सिविलाइजेशन का जन्म इंडस रिवर पर हुआ था। आर्यंस ने आगे बढ़ते हुए इंडस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और डोंगजिंग डायनेस्टी बनी।
오른쪽 राइट साइड में ये कौन सी नदी है? 지지강이 इसे गंगा नदी कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि आर्यंस वो लोग थे जो गंगा के मिडिल और ऊपरी इलाकों में बस गए। उन्होंने अपना नोमैडिक लाइफ त्याग दिया और खेती शुरू कर दी। लेकिन क्या अब वहाँ ऐसे नेटिव्स नहीं होंगे जो ओरिजिनली वहाँ रहते थे? उन लोगों को ड्रविडियंस कहते हैं। ये आर्यन माइग्रेशन लगभग 1500 BC में शुरू हुआ था और इस काल को वेदा युग कहा जाता है, जब आर्यंस गंगा नदी पर बस गए थे। आर्यंस शब्द का क्या मतलब है? 무엇일까요? इसका मतलब है नोबल पर्सन। अगर आर्यंस नोबल हैं तो बाकी लोग क्या हैं? 그렇지. अगर ये नोबल यानी कि ऊंची जाति के हैं तो बाकी सब नीची जाति के हैं। ड्रविडियंस पर जीत हासिल करते समय इन आर्यंस ने जो धर्म बनाया वो ब्राह्मणिज्म था और तभी कास्ट सिस्टम बनाया गया था। तो ड्रविडियंस कौन थे और आर्यंस कैसे दिखते थे? चलिए पहले इसे देखते हैं। ये इंडस रिवर पर स्थित मोहनजोदारो शहर में पाई गई स्टेच्यूज हैं। ये कैसा दिखता है? उनका फेस थोड़ा फ्लैट और स्किन टोन ब्लैक है और उनकी नाक चपटी है 코는 뭉툭하죠. 이마는 넓. और उनका फोरहेड बड़ा है। इन लोगों को ड्रविडियंस कहा जाता है। राइट साइड की तस्वीर में मोहनजोदारो के प्रीस्ट हैं, उन्हें पुजारी कहा जाता है। व्हाइट हैं और काफी लंबे हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में जो महिलाएं हैं वो ऐसी ही दिखती हैं। ये लोग यूजुअली आर्यंस कहलाते हैं। 드라비다 आपके अनुसार ड्रविडियंस और आर्यंस के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? 이니까 सबसे बड़ा डिफरेंस इनका स्किन कलर है। इसीलिए कास्ट सिस्टम आर्यंस द्वारा उनकी स्किन के कलर के अनुसार बनाया गया है और इसे मेनली वर्णा कहा जाता था। 원래는 바르나라고 불렸습니다. 이 वर्णा का मतलब कलर है। इस तरह 4 कास्ट का जन्म हुआ जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। 왜 카스트 제도가 생겨난 겁니다. 그런 लेकिन कौन सी कास्ट सबसे ऊपर आती है? 어떤 카스트입니까? 브람 ब्राह्मण। उसके बाद बाकी 3 कास्ट की नाराजगी को शांत करने के लिए मिथ क्रिएट किया जाता है ताकि वो इससे कास्ट सिस्टम का प्लान कर सकें। 자, 그게 तो आइए जानते हैं किस तरह से आर्यंस ने मिथ्स बनाए और कास्ट सिस्टम को ग्लोरीफाई किया। 뭐냐면 카스트 उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम एक भगवान ने बनाया था और उनके मस्तिष्क से क्या आया? 브라만인 ब्राह्मण का जन्म हुआ और उनके भुजाओं से क्या आया? 그 क्षत्रिय का जन्म हुआ। उनके मस्तिष्क से जन्मे ब्राह्मण पुजारी बन गए और भुजाओं से जन्मे क्षत्रिय ने दुनिया पर शासन किया। 통치하게 되는 거죠. क्षत्रिय वर्ग में किंग, जनरल्स, एयर आर्मी आते हैं। 합니다. 그리고 और थाइस से क्या आया? 뭐가 나왔습니까? वैश्य का जन्म हुआ। वो वर्ग जो प्रोडक्ट एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर, उन्हें वैश्य कहते हैं। अब शूद्र पर नजर डालते हैं। शूद्र कहाँ से आए? वो भगवान के पैरों से जन्मे हैं। ऊंची जाति का कहे जाने वाले 3 वर्ग के बाद वैश्य आते हैं। शूद्र जो भगवान के पैरों से आए हैं, उनका काम देखभाल करना, हर बात मानना और दास की तरह रहना है। इस तरह कास्ट सिस्टम का निर्माण हुआ। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो अच्युतों के बारे में है। अच्युत जो इन 4 वर्ग में नहीं आते। चलिए इन लोगों पर एक नजर डालते हैं। हालांकि कास्ट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि असमानता का भाव रखता है। एक कहावत है, हमने मॉडर्न एजुकेशन में यही सीखा है कि सारे व्यक्ति एक समान ही जन्म लेते हैं। 평등하게 태어났죠. लेकिन इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं है। सभी हिंदू जन्म से ही असमान हैं। इंडियंस की सोच ऐसी है कि अगर एक व्यक्ति का पिता पिग फार्मर है तो उसके बच्चे को भी वही बनना चाहिए। उनके बेटे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पिग फार्मर बनना चाहिए। अगर किसी के पिता धोबी थे जो कपड़े धोते थे तो उनके बेटे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कपड़े धोने चाहिए। भारत में ऑक्यूपेशन भी पूरी तरह से हेरिडिटरी है। लेकिन क्योंकि हम कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ उन 4 कास्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनका मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया। इनकी एक बड़ी कैटेगरी है और अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3000 जाति शामिल हैं। ये काफी सारे हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ण का मतलब कलर है और इसके 4 वर्ग हैं। वैसे इन 3000 जातियों का मतलब इतने जन्म हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इस जन्म के मुताबिक ये ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में लोग दूसरे व्यक्ति की जाति जान सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आप स्किन कलर से लगभग 4 कास्ट में अंतर बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो वो ऊंची जाति का है और आप किसी व्यक्ति का नाम सुनकर ही उसकी जाति का पता लगा सकते हैं। मैं यहाँ कास्ट की बात कर रही हूँ। इस कास्ट सिस्टम का धार्मिक और थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन ब्राह्मणिज्म है। इस ब्राह्मणिज्म को वैदिक काल का एंशिएंट रिलीजन कहा जा सकता है।
आर्यंस नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। नोमैडिक लाइफस्टाइल के बाद वो एग्रीकल्चरल लाइफ अपनाकर गंगा नदी में बस गए। जब कोई नोमैडिक लाइफ जीता है तब उसे सबसे बड़े रिस्क का सामना करना पड़ता है। 닥칠 때 어떤 위험일까요? वो रिस्क क्या है? ये नेचुरल डिजास्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉर्म आता है और अगर बारिश होती है या भूकंप आता है या अगर आसमान से बिजली चमकती है। भारत में इन सब डरावनी चीजों को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मणिज्म में ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया में 3 मेन देवता हैं। तो ब्राह्मणिज्म में सबसे ऊपर कौन है? 뭐예요? सबसे ऊपर ब्राह्मण है, जो पंडित हैं। उनका काम पूजा अनुष्ठान करना और किस तरह का यज्ञ किया जाए ये चुनना है, और किस पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और उसका कितना यूज किया जाएगा, ये सभी चीजें ब्राह्मण के हाथों में था। ब्राह्मणिज्म ये मानता है कि यूनिवर्स और लोगों का भाग्य ब्राह्मण के हाथ में है। 인간의 운명이 달려 있다고 이 브라ह्मण교는 생각하고 있는 겁니다. ब्राह्मण के सूत्र को वेदा कहा जाता है। 라고 할 수 있습니다. ब्राह्मण यज्ञ का संचालन करते हैं और वेदा का पाठ करते हैं, और सिर्फ ब्राह्मण ही वेदा का पाठ कर सकते हैं। 암송할 수가 있습니다. दूसरी जाति के लोगों को पाठ करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस ब्राह्मणिज्म के कई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ये बहुत फॉर्मेलिस्टिक है। 치우친다는 거죠. इसमें काफी सारे सैक्रिफाइसेस हैं। दूसरा ये कि ये पूरी तरह डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है। ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं। बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जिसका जन्म ब्राह्मणिज्म के भेदभाव और फॉर्मलिज्म के खिलाफ हुआ था, और बौद्धिज्म का जन्म सिद्धार्थ गौतम द्वारा इंडियन सोसाइटी में हुआ था। इसीलिए इंडियंस बुद्धिज्म को काफी प्यार देते हैं। ब्राह्मणिज्म द्वारा काफी भेदभाव किया गया और ये काफी मुश्किल था, 힘들었었거든요. 그래서 तो वो बुद्धिज्म में डूब गए, 불교에 흠뻑 빠져 있었다는 겁니다. जो दया और समानता सिखाता था। तो क्या इस समय ब्राह्मणवाद का पतन हो गया? ब्राह्मणिज्म ने सेल्फ इनोवेशन के द्वारा बार बार खुद को बदलने की कोशिश की। वो किस धर्म में परिवर्तित हुए? वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए। गुप्ता डायनेस्टी के दौरान हिंदू धर्म का जन्म हुआ। हिंदू धर्म कैसे बदला? इंडियंस का प्यार पाने के लिए सेक्रीफाइस बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। 어려워서는 안 되겠다. 복잡해서는 안 되겠다. इस रिचुअल प्रोसेस को आसान बनाना होता है और उन सभी फोक बिलीव्स को एब्जॉर्ब करना होता है जिस पर हिंदू भरोसा करते हैं। इस तरह ब्राह्मणिज्म और फोक बिलीव मिलकर हिंदू धर्म बन गया और इंडियंस को हिंदू धर्म फिर से अच्छा लगने लगा। तो बुद्धिज्म का क्या हुआ? बुद्धिज्म का पतन हो गया, क्योंकि बुद्धिज्म ने भी इस हिंदू धर्म को अपना लिया और ऐसे हिंदू बन गए जो सिद्धार्थ गौतम को मानते हैं। 타를 믿고 있는 힌두 교도입니다. 그러면 끝이에요. तो चलिए हम हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। 에 대해서 조금 알고 지나갈까요? 3억 3천이라는 그 어마어마한 신들 중에서 ये शिव जी का परिवार है। 가족입니다. 그런데 अगर आप ध्यान से देखें तो शिव किस पर बैठे हैं? 하얀 वो सफेद गाय पर बैठे हैं। इसीलिए इंडियन बीफ नहीं खाते, 지 않습니다. क्योंकि वो गाय की पूजा करते हैं। एक और कारण ये है कि गाय की खेती में जरूरत पड़ती है। 농사 지을 때 굉장히 필요하다는 거죠. आर्य आर्यंस गंगा नदी में बस गए थे और खेती शुरू कर दी थी, और तभी उन्होंने गाय के महत्व को पहचाना और कैटल पॉपुलेशन को बचाने की जरूरत को समझा। 거죠. तो कैटल्स को भी हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। हिंदू कैटल नहीं खाते, 소, 힌두 교도들은 소를 먹지 않습니다. लेकिन क्या इस गाय की भी कोई जाति होती है? 그러니까 गाय सबसे ऊंची जाति में आती है, जबकि कोरिया में गाय का मांस मिलता है। 가에도 한우가 있죠. इंडिया में ट्रेडिशनल इंडियन कैटल भी है। इंडियन ट्रेडिशनल कैटल ऊंची जाति के होते हैं। तो नीची जाति में कौन आता है? क्या वो बफेलो है? जी हाँ, ये वाटर बफेलो नीची जाति में आता है। इंडिया में नॉन हिंदू यूजुअली बफेलो खाते हैं, इसे बफेलो कहा जाता है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें कर्मा को जानना होगा। काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अच्छे से देखें तो ये मुश्किल नहीं है। क्या आप इन कर्मों का अनुसरण करना चाहेंगे? कर्मा एक संस्कृत वर्ड है। क्या आपने कभी कर्मा शब्द सुना है? क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है कि ये मेरे कर्मों का फल है या ये मेरे कर्म है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो किया ये उसका परिणाम है? क्या आपने कभी पुनर्जन्म के बारे में सुना है? बुद्धिज्म में पुनर्जन्म नाम की एक कहावत भी है। ब्राह्मणिज्म से लेकर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तक ये कर्म और पुनर्जन्म का विचार सभी में प्रसारित किया गया। अगर इंसान मुक्ति तक नहीं पहुंचता है तो जीवन और मृत्यु के लूप में फंस जाता है। जीवन और मृत्यु गाड़ी के एक पहिए की तरह लगातार
गोल गोल चलते रहते हैं और इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये धर्म कहलाता है। आज इस लेक्चर में मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म वो है जिनका हमें एक इंसान के रूप में पालन करना चाहिए। कभी कभी इसका अनुवाद कर्तव्य के रूप में किया जाता है और कभी कभी इसका अनुवाद कानून के रूप में भी किया जाता है। लेकिन क्या ये धर्म है? हर जाति के लोगों का क्या कर्तव्य है ये तय करके उन्होंने दूसरों के धर्म के दायरे को सीमित कर दिया। चलिए देखते हैं कि हिंदू धर्म में इस कर्म और धर्म को कैसे लागू किया जाता है। ये ब्राह्मण्स क्या कहना चाहते हैं जब वो इंडिया के लोअर क्लास से ये कहते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? मुझे तो इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। हिंदू डॉक्ट्रिन के अनुसार ये प्रेजेंट लाइफ पिछली लाइफ के कर्मों का परिणाम है। 바로 전생의 까르마의 결과인 거예요. ये उनके कर्मों का फल है। अगर कोई ऊंची जाति का होता तो क्या उसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं? है ना? किसी ने काफी सारे अच्छे काम किए हैं लेकिन उसने इस जन्म में नीची जाति में जन्म लिया है। इसका मतलब ये है कि उसने पिछले जन्म में काफी पाप भी किए हैं जिसका प्रायश्चित इस जन्म में करना होगा। इसका मतलब है कि इस जन्म में वफादार दास बन के रहना है हिंदू धर्म के अनुसार जीने के लिए, और उसे एक दास के रूप में अपना कर्तव्य निभाना होगा और उस व्यक्ति को इसे अपनी वर्तमान स्थिति में ही करना होगा। उसे अपनी जाति के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना होगा, तब जाके अगले जन्म में उस व्यक्ति का जन्म ऊंची जाति में होगा। ये हिंदू डॉक्ट्रिन है। तो सबसे ऊंची जाति कौन सी है? ब्राह्मण है। और ये ऐसे दिखते हैं। क्या आपने कभी ऐसे ब्राह्मण देखे हैं? 그렇겠습니까? क्या आपको मेरा फोरहेड दिख रहा है? ब्राह्मण 사- ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपने माथे पर इस तरह का तिलक लगाते हैं। कुछ वर्टिकल लाइन और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। यहाँ कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन का टीका शिव जी के पुजारी लगाते हैं और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन का टीका लगाते हैं तो वो विष्णु के पुजारी हैं। इसीलिए अगर कोई उस भगवान के पुजारी को फॉलो करता है, जिस पर वो विश्वास करता है, तो वो एक रिचुअल सेरेमनी परफॉर्म करेगा और वो रिचुअल है पूजा। पूजा करते समय अग्नि का उपयोग किया जाता है, फिर हम यज्ञ करते हैं। इस रिचुअल और पूजा का प्रभारी कौन है? इसके प्रभारी ब्राह्मण है। हालांकि सेरेमनी में बलिदान भी दिया जाना चाहिए। इन प्रसादों को खरीदने में काफी पैसे खर्च होते हैं, 나중에 제사를 लेकिन यज्ञकर्ता कौन है? वो ब्राह्मण होंगे। इससे ब्राह्मण अपना जीवन चलाते हैं। 하게 된다는 겁니다. हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि ये लॉ के उन कोड्स में से एक था जिसने ब्राह्मण के अधिकारों को और बढ़ा दिया। ये कोड ऑफ मनु है। क्रिश्चियनिटी में 10 आज्ञाएं हैं और हिंदू धर्म में कोड ऑफ मनु है। 만호 법전에는 각 카스트의 의무, 다른 바가 다 적혀 있습니다. जो लोगों के लॉज, क्रिमिनल लॉज, एंसेस्ट्रल राइट्स और डेली लाइफ जैसे सबसे छोटी डिटेल्स भी निर्धारित करती है। ये कोड ऑफ मनु है 만호 법전입니다. जिसका इंडियंस को पालन करना चाहिए। 바로 만호 법전입니다. 이 만호 जिन लोगों के पास करंट कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ पर कोड ऑफ मनु है उन्हें आप हिंदू समझ सकते हैं। इंडियन सोसाइटी में असमानता के 2 उदाहरण हमें कोड ऑफ मनु में मिले। 두 가지를 찾아봤습니다. जिन्होंने अपने देवताओं को त्याग दिया वो अछूत कहलाते हैं। उन्हें दलित भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध अछूत हैं। 유명한 불가촉 천민입니다. 다시 दूसरे शब्दों में इनका कोई संपर्क नहीं। 다른 거죠. ये अछूत हैं, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्या ये भगवान के बच्चे हैं या ये उत्पीड़ित हैं? 받는 자인가라고 되어 있죠. 하리 इन लोगों को गांधी द्वारा हरिजन नाम दिया गया। 붙여준 이름입니다. 하리 हरिजन और दलित का मतलब उत्पीड़ित है। 트라는 뜻은 오갑받는 자라는 뜻입니다. 이 사람 इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? 뭘까요? अपने पापों का प्रायश्चित करना, अपने मरने तक अपने पापों पर चिंतन करते हुए जीवित रहना। इन लोगों का सपना होता है कि मरने से पहले एक बार गंगा स्नान करें। वो जाना तो चाहते हैं मगर उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो गंगा नदी नहीं जा सकते और वहाँ जाकर स्नान नहीं कर सकते और मरने पर दान संस्कार भी नहीं कर सकते। वो चाहते हैं उनकी अस्थि गंगा में बहाई जाए। ये पूरी लाइफ यही चाहते हैं। फिर अपने अगले जन्म में आप एक बेहतर कास्ट में जन्म ले सकते हैं। कोड ऑफ मनु में अछूत के बारे में लिखा है कि ये अछूत कुत्ते, सुअर और चिकन्स की तरह है। 마찬가지다. वो गाय जैसे नहीं है और किसी ब्राह्मण को खाते हुए उन्हें नहीं देखना चाहिए। वो गांव के बाहर रहते हैं ताकि कोई उन्हें ना देखे और वहाँ रात में बाहर नहीं घूमते हैं। 다니면 안 된다. दलित को ईवल का नॉन ह्यूमन मैनिफेस्टेशन माना जाता है और अदर कास्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट के लिए मौत की सजा दी जा सकती है। इन्हें मंदिर में जाना भी मना है। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाने वाला सूत्र, और अगर आप वेद को पढ़ते हैं तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप कभी वेदों को देखेंगे तो हैरान हो
जाएंगे। वेद का पाठ काफी लंबे समय तक चलता है। 바로 이 불가촉 청린이라는 거죠. ये अछूत है। अछूतों के बीच इन धोबी और ऐसे लोगों पर एक नजर डालना चाहूंगी जो आज धोबी घाट में रहते हैं। 왈라에 대해서 한번 살펴보고자 합니다. भारत में मुंबई नाम का एक बड़ा शहर है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये धोबी घाट मिलेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ड्री है। ये आपको कैसा लग रहा है कि आपको कपड़े धुलवाने हैं? मुझे लॉन्ड्री नहीं पसंद, पर चलिए देखते हैं। वहाँ इंडियन प्रोफेशनल कपड़े धोने वाले को धोबी कहा जाता है, 그래요. लेकिन जब कपड़े धोए जाते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। 일분되어 있는 절차가 있습니다. सर, क्या आप इसे क्विकली कर सकते हैं? आप कपड़े कैसे धोते हैं? 그러니까 आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं? 좀 기계 세탁을 많이 하시는군요. भारत में मशीन की तुलना में धोबी से धुलवाना सस्ता है, 세탁을 하면은 더 싸답니다. 그래서 इसीलिए यहाँ यूजुअली कपड़े धोने के लिए धोबी को दिए जाते हैं। उनका वॉशिंग प्रोसेस ऐसा है, वो पहले गंदे कपड़े इकट्ठा करते हैं, फिर भिगोते हैं, साफ करते हैं, फिर उसे धोते हैं, फिर पूरे पानी में डुबोते हैं, फिर सुखाते हैं और आयरन करते हैं, फिर फोल्ड करके डिलीवर करते हैं। 깨끗한 빨래를 만지는 아래쪽으로 내려오는 사람일수록 그 안에서 카스트가 더 높습니다. 신분이 더 높습니다. 그러면 여러분 봐주세요. ये देखिए इन बच्चों का सपना क्या है जो ये गंदे कपड़े कलेक्ट करते हैं। 꿈은 뭐겠습니까? 앱을 빨래하는 거예요. जो बच्चे ये कपड़े धोते हैं उनका सपना क्या है? वो कपड़े धोते हैं लेकिन एक ऐसी लाइफ का सपना देखते हैं जिसे पाना मुश्किल है। क्या ये सैड नहीं है? क्या आपने कभी ये शो देखा है? 보셨습니까? मैंने देखा है। इसमें 2 लोग हैं जिन्होंने भारत में धोबी के काम का एक्सपीरियंस किया। वो कहते हैं कि ये काफी चैलेंजिंग और एक्सट्रीम जॉब है। 체험한 두 인물이 있습니다. एक का नाम जेसुक और दूसरे का नाम क्वांग ही है। उन्होंने उसका एक्सपीरियंस किया है। वो पूरा दिन कपड़े धोते थे। 셨어요. 이들이 वो 300 कपड़े रोज धोते थे। 있습니다. 이 사람들 일주일 동안 ये लोग काफी थक जाते होंगे। ये धोबी सुबह के 4 बजे काम पर निकल जाते हैं और 16 घंटे तक कपड़े धोते हैं। 있습니다. इनकी मंथली इनकम 1 लाख वॉन है। 정도 됩니다. इससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जरूरी बात ये है कि इनके बच्चों की लाइफ भी धोबी की तरह ही होगी। उनके ग्रैंडसन को भी धोबी ही कहा जाएगा। क्या कोई और उम्मीद है? एक महिला को इंडियन सोसाइटी में इनइक्वली ट्रीट किया जाता है। 를 갖고 있는 여성입니다. 여성이라고 पॉल्यूटेंट के रूप में महिलाओं को देखा जाता है। 제가 붙여놨습니다. 왜 महिलाओं को इस तरह ट्रीट क्यों करते हैं? 이런 존재가 되었을까요? 인도 चलिए इंडियन सोसाइटी पर एक नजर डालते हैं। कोड ऑफ मनु में एक इंडियन महिला का धर्म अच्छे से लिखा गया है। आप होते तो इसमें क्या लिखते? 이렇게 적어놨습니다. इसमें लिखा गया है कि जब लड़की छोटी होती है तो उसके पिता उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी शादी के बाद उसका पति उसको प्रोटेक्ट करता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसकी रक्षा कौन करता है? उसका बेटा उसे प्रोटेक्ट करता है। कोड ऑफ मनु में लिखा है कि एक पत्नी को दिन में या रात में अपने पति के साथ रहना चाहिए। तो इंडियन सोसाइटी में एक महिला की सबसे आइडियल इमेज क्या है? उनकी पवित्रता। ये एक संस्कृत वर्ड है। ये अपने पति द्वारा कंट्रोल्ड एक विनम्र पत्नी की तस्वीर है। हिंदू सोसाइटी में हस्बैंड को देवता माना जाता है और जो अपने पति के प्रति समर्पित है वो ही आइडियल वुमेन है। क्या घर में उनके साथ भगवान जैसा बिहेव किया जाता है? क्या इससे भगवान का मतलब कुछ और है? हो सकता है। 아니에요. अब आप सब इस इंडियन वुमेन की पिक्चर देखिए। 예, 사진이 지금 나와 있는데요. उसके फोरहेड पर लाल बिंदी है। 하나 있죠. वैसे मैं भी आज बिंदी लगाने वाली थी मगर मेरे पास ये नहीं है। 근데 볼펜이 없더라고요. इसे बिंदी कहते हैं। 그러니까 빈디. इस बिंदी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक मैरिड वुमेन है और ये अपने पति पर डिपेंडेंट है, 겁니다. तो उन्हें कोई और ना देखे और ना ही टच करे। मगर अब ये बिंदी फैशन बन गई है, 손이 되어가지고요. यहाँ तक कि बच्चियां भी इसे लगाती हैं। 옷입니다. लेकिन इस महिला ने नाक में कुछ पहना है। 네, 특징적인 게 있죠. 뭐를 하고 있습니까? 코걸이를 하고 있습니다. 우리가 हम यूजली पियर्सिंग करते हैं और फिर रिंग पहनते हैं, लेकिन इंडियन वुमेन यूजली इन रिंग से ही पियर्सिंग करती हैं। 든지 발찌를 착용한다든지 वो इयररिंग और पायल पहनती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पतिव्रता पत्नी कहलाती है। जब गाय को पालते हैं तो यूजुअली उन्हें क्या पहनाते हैं? ये कुछ हद तक वैसा ही है। 나는 남편 있는 여자라는 뜻입니다. 우리가 보통 소를 기를 때 이 소한테 뭐를 끼웁니까? 콧뚜레라는 걸 끼우죠. 그거하고 똑같습니다.
ऐसा नहीं है कि इंडियन विमेन का फैशन सेंस खराब है, लेकिन इन महिलाओं को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है? 존재일까요? हिंदू सिद्धांत में पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। हम यूजुअली क्लियर रहने की बात करते हैं। क्या आपने कभी ये कहावत आई बर्न प्योर सुना है? 나 이런 말 많이 들어봤죠. ये हिंदुइज्म से आता है, क्योंकि महिलाएं मेंस्ट्रुएशन और चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हिंदू डॉक्ट्रिन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ह्यूमन बॉडी में सभी सेक्रेशन दूषित माने जाते हैं, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन के द्वारा महिलाओं को दूषित माना जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खा सकती और पति अपनी मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ को खाना ना बनाने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें महिलाओं की परवाह है, बल्कि वो उसे अशुद्ध मानते हैं। अगर वो मेंस्ट्रुएशन के समय में साथ में खाना खाती है तो जो भी उसके साथ खाएगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा। महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के टाइम मंदिर में एंट्री करना भी मना है, पूजा करना भी मना है और उन्हें अलग रखते हैं। इन दिनों में महिला कोविड पॉजिटिव की तरह आइसोलेट रहती है। ये भारत में हर महिला के साथ होता है। क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही होता है? नेपाल में तो और भी बुरी हालत है। कुछ समय पहले तक नेपाल में हिंदुइज्म स्टेट रिलीजन था। वो कहते हैं कि अब धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ हिंदुइज्म ही स्टेट रिलीजन था, तो कास्ट सिस्टम वैसे ही रहेगी। नेपाल में चाओ पैडी नाम की एक प्रथा है, जिसके अंदर महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के समय अलग रखा जाता है। इसके अलावा अगर उनकी बेटी या पत्नी को मेंस्ट्रुएशन होता है तो उन्हें मेंस्ट्रुएशन खत्म होने तक उस चाओ पैडी में अकेले रहना पड़ता है। उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि उन्हें पीरियड्स क्यों होता है। हमारे यहाँ जब ऐसा होता है तो हम एक पार्टी करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन इंडिया में इसे अशुद्ध माना जाता है। तो उन महिलाओं का क्या जिन्हें पीरियड्स नहीं होते? अगर उन्हें देवी की तरह ट्रीट किया जाता है तो लड़कियां छोटी बच्ची बनना चाहेंगी। भारत में चाइल्ड मैरिज की प्रथा है, जिसमें कम उम्र में शादी करा दी जाती है। भारत में जल्दी शादी कर दी जाती है, मगर अभी कम उम्र में शादी की प्रथा खत्म हो गई है। ये सिर्फ विलेजेस में होता है। मैं लगभग 15 और 18 साल की थी, तब पहले लड़कियां 7 या 8 साल की उम्र में कोरिया में एलिमेंट्री स्कूल में एंट्री करती थी और वो सभी मैरिड होती थी। हालांकि पीरियड से पहले भी अगर आप अपने ही एज के पुरुष से शादी करती हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिया में तो यूजुअली 15 साल की लड़की की 35 साल बड़े पुरुष से शादी कर दी जाती है। क्या ये ब्राइड खुश लग रही है? नहीं ना। इसीलिए भारत में महिला का सुसाइड रेट ज्यादा है। ये देखते हुए कि दुनिया में सुसाइड रेट 100% है, उसमें 40% इंडियन विमेन के सुसाइड केस हैं। और एक बात और, इंडिया की पॉपुलेशन काफी बड़ी है, ये 1.3 बिलियन से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ शादी कम एज में होती है और अर्ली एज मैरिज बच्चों की संख्या बढ़ाती है। एज अ पर्सन अपनी मर्जी से शादी करना अलग बात है, क्योंकि ये एक जरूरी चीज है और शादी करना ही होता है। आप इस व्यक्ति को जानते हैं, राइट? तो आप जानते होंगे कि गांधी जी की भी समय से पहले शादी हुई थी। इनकी एंगेजमेंट 7 साल की उम्र में हो गई थी और उनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी एज उनकी वाइफ के बराबर ही थी। वो सेम एज के थे और उनमें एज गैप नहीं था। इसीलिए इंडियन सोसाइटी के अर्ली मैरिजेस की जड़ें काफी गहरी हैं। एक चीज है जो इंडियन विमेन के फादर्स को रुला देती है, वो है दहेज। 지창금입니다. बेटी की शादी तो करनी होती है, लेकिन दहेज भी देना होता है। 그런 지창금이 어마어마하다는 거죠. हम इसे डाउरी कहते हैं। जब लड़की की शादी करते हैं तो दहेज देना पड़ता है। 필요한 거죠. क्या ये लड़की की तरफ से देना पड़ता है या लड़के की तरफ से देना पड़ता है? 쪽에서 필요합니다. लड़की वालों को देना पड़ता है। जब लड़की दहेज देती है तो लड़का उस दहेज को लेता है और दहेज से शादी से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस का भुगतान करते हैं और इस दहेज से शादी के एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं और न्यूली वेड्स का सारा एक्सपेंस दहेज से आता है। वैसे कितना दहेज दिया जाता है? जहाँ तक मुझे पता है लगभग 40 मिलियन वॉन तक दिया जाता है। इंडियन सोसाइटी में ये काफी पैसा है। इसीलिए अगर वो कहते हैं कि अपनी एक बेटी है तो वो फैमिली एक पोर्ट्रेट फैमिली है, लेकिन अगर उनकी 2 बेटी हैं तो फैमिली को आगे काफी प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि दहेज काफी ज्यादा लगेगा। इसीलिए भारत में बेटे को जन्म दिया जाता है, तभी फैमिली खुश रहेगी, क्योंकि एक लड़की दहेज लेकर घर आएगी। अगर कोई लड़की दहेज ना दे तो उसका पति उससे मिसबिहेव करेगा। ऐसा कहा जाता है कि उनकी फैमिली के साथ मिसबिहेव भी बहुत सीरियस होता है और पत्नी की तरफ से दहेज को फाइनेंस कहा जाता है। 있기 때문이죠. 남편 쪽에서는 이 결혼 지참금이 재테크 수단이라는 겁니다.
그래서 इसीलिए इंडियन बेटियों के फादर को पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें जमीन बेचनी पड़ती है, बैंक से लोन लेना पड़ता है और शादी करनी पड़ती है। कुछ समय पहले ही एक इंडियन लड़की की शादी हुई। उनके पिता बहुत अमीर थे, लेकिन फिर शादी करीब 1 हफ्ते तक चलती रही और इस शादी में लड़की के पिता ने अपना सारा भाग्य लगा दिया, इसीलिए बैंक करप्ट हो गए। लेकिन भारत में ज्यादातर पुअर विमेन विडो होती हैं। 과부예요. भारत में विधवा के रूप में रहना मरे हुए इंसान की तरह जीने के समान है। विडो होने का मतलब एक अशुभ प्राणी होना है जो अपने पति की मृत्यु का कारण है। लेकिन अगर विधवा युवा है और उसे मेंस्ट्रुएशन होता है तो दूसरे पुरुष से कंटामिनेशन की एक और संभावना होती है, क्योंकि जब वो अपने पीरियड्स पर होती है और अगर उसका पति नहीं है, मतलब उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। 이제 불가능한 존재가 돼버리는 거예요. अगर उसका पति नहीं है तो ये महिला कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उन्हें फेंक दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको एक गोरेजोंग मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो महिला पूरी जिंदगी इसी गंगा नदी में नहाकर पहले अपने पति की मृत्यु के पाप का प्रायश्चित करेगी। इस तरह भीख मांगते मांगते विधवाओं को अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये मर मर के जीने जैसा है। ऐसी भी विधवाएं होती हैं जो अपने पति की भगवान की तरह सेवा करती हैं और एंड तक अपने पति के साथ रहती हैं, बिल्कुल सती की तरह। और जब पति मर जाता है तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। जब ये सती प्रथा होता है तब ऐसे केस होते हैं जहाँ ये वॉलंटरी होता है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहाँ ये जबरदस्ती किया जाता है। या तो फैमिली करती है या गांव वाले करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ उनके पास आग में जलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। ये सती प्रथा है। एक विधवा के रूप में क्या वो जीवन भर जीवित लाश की तरह जिएगी या उसी आग में मर जाना पसंद करेगी और देवी की तरह जिएगी? आप होते तो क्या करते? मैं इनमें से किसी को भी नहीं चुनती, लेकिन ये महिलाएं जल के देवी बन गयी और यहाँ टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं और यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। 이곳은 사원이 만들어집니다. इसीलिए भारत में अपने पति को भगवान रखने और एंड तक साथ निभाने का ये रिवाज विधवाओं का सबसे खूबसूरत धर्म माना जाता है। 하고 있죠. हिंदू के कोड ऑफ मनु में एक कहावत है, अगर कोई अपनी पवित्रता बनाए नहीं रखता है तो उसे सियार की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। साफ साफ कहें तो ये कि एक जानवर के गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। और वो कैसे जन्म लेंगे? उनका पुनर्जन्म एक जानवर के रूप में होगा। इंडियन विमेन आज भी इस धर्म का पालन करती हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक बार इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी से डील किया है। इस इनइक्वालिटी की जड़ हिंदू धर्म और कास्ट सिस्टम में थी और हमने उन दलितों और महिलाओं को देखा जिन्होंने इस असमानता से काफी सफर किया है। ये महात्मा गांधी हैं। गांधी ने एक बार ये कहा था, उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य नहीं है बल्कि सत्य ही ईश्वर है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके अनुसार ये व्यक्ति किस जाति का है? 된 것 같습니까? दलितों का काफी शोषण हुआ है भारत में। ये आदमी कहाँ जा रहा है? 어디에 들어가 있습니까? ये एक सीवर में जा रहा है। मैन होल कवर को ओपन करके और फिर ये आदमी गंदे सीवर को साफ करता है। वो सारे काम जो कोई नहीं करना चाहता है वो इन दलितों को करने पड़ते हैं। क्या आपको पता है इस सीवर से कितनी बदबू आती है? मगर ये व्यक्ति 3 से 4 घंटे इसमें सरवाइव करता है और फिर ये दूसरे सीवर मैन होल कवर से होकर गुजरता है। इसमें सिर्फ छोटी हाइट का आदमी ही एंटर कर सकता है क्योंकि मैन होल काफी छोटा है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान को त्याग दिया है। ये उत्पीड़ित आदमी दलित है। तो गांधी ने किस सच्चाई के बारे में बात की थी? क्या ये सच नहीं है कि भले ही भगवान इन लोगों को त्याग दे लेकिन हम इंसान को नहीं त्यागना चाहिए? 버려서는 안 되는 게 진리 아닐까요? हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। आप कैसे जाएंगे? क्या आप इंडियंस की तरह पुराने धर्म में जीना चाहते हैं या अपना धर्म डेवलप करना चाहते हैं? 나만의 다르마를 개척할 것인지 여러분은 어떻게 살겠습니까? 그래서 저는 여러분한테 तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 21st सेंचुरी में रहते हुए आपका धर्म क्या है? मुझे उम्मीद है मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप इंडिया जैसे देशों का धर्म नहीं बल्कि अपना खुद का धर्म बनाएंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले एलियू एटर जी ने कमेंट किया कि मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और वो बॉयफ्रेंड इंडियन लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे काफ़ी फ्रीडम देते हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इसके बारे में वो कभी भी नहीं पूछते हैं और आई एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम विद देम। और वो जो है
आई एम लकी कि कोरियन लड़के जो है इतने अच्छे होते हैं और आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई एम बॉर्न इन कोरिया। मुझे ये इनिशियली तो क्या लगा कि ये ट्रोल है कि कोई किसी ने ऐसे ही कमेंट किया है, क्या ये सच है, मैं मान ही नहीं पा रहा था। बट जब मैंने रिलेट किया कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है, मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस जो है मैंने देखा हुआ है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। Do you think cheating culture is common in Korea? When I lived in Spain, I had this like image of cheating that was very negative. It's just like unspeakable, like unheard of. If you cheat, you can't even tell your friends about it because they'll be super ashamed of you, right? But then I realized in Korea, people will tell their friends, and being part of those like conversations, I was so shocked, and I just realized people don't see cheating as such a like huge sin. It's not something that you have to like hide. So dating in Korea, man, everybody is with the same people. So if you dating one person, you probably dating 5 more people behind that. You never know if the female have somebody on the side. It's complicated. तो जैसे कि आपने देखा कि ये कोई ट्रोल या फिर ये मजाक नहीं है, ये सच में जो है चीटिंग इज नाउ बीइंग नॉर्मलाइज्ड इन कोरिया। तो ये सारे सिचुएशन और ये सारे वीडियोस कोरिया के बारे में देखने के बाद मुझे अभी लग रहा है कि ये लड़की ने जो है बिल्कुल ऑनेस्ट कमेंट जो है किया है अपने देश के बारे में। थैंक यू फॉर मेकिंग सच कमेंट। बाय लुकिंग एट दिस कमेंट, आपके कमेंट देखने के बाद, रिप्लाई में मैंने लिखा है एक्चुअली कि आपके कमेंट देखने के बाद वी आर लकी, आई फील लिटरली लकी दैट आई एम नॉट बॉर्न इन कोरिया। अगर हम इंडियंस के पेरेंट्स भी जो है ऐसे ही होते कि हमारी माँ 2 बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे होते और हमारे पापा जो है 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे होते, तो ये कैसा अजीब सोसाइटी होता फिर। तो दैट वुड हैव बीन द पिनकल ऑफ आवर डाउनफॉल। सो थैंक्स गॉड कि वी आर नॉट बॉर्न इन कोरिया। गुड हॉय 33 ने लिखा है कि जब मैं हिंदुइज्म के बारे में ये लेक्चर सुन रहा था, मुझे अपने चेस्ट में टाइटनेस फील हो रहा था। डीप सैडनेस और डार्कनेस से मेरा अंतरात्मा भर गया एंड इट ऑल सीम्स टू कम टू मी एट वंस। आपके यूजफुल लेक्चर के लिए आपको धन्यवाद। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर इससे ही तेरा चेस्ट टाइट हो गया तो पहले अपने देश के ये क्लिप्स जो है वो देख ले। अगर तू दोगला नहीं है तो इससे तेरा चेस्ट टाइट नहीं बल्कि चेस्ट के फट जाना चाहिए। Do you have like any unique experiences so far, like going out on dates? The last guy I went on a date with, and he asked me, and like I was asking him and stuff, and I like standard questions, you know, like have you ever been with a foreign girl? Have you ever been with like a black woman and everything? And when I asked him that, he's like, yeah, but I don't think I want any N-word kids. He said, I don't think I would want any N-word kids because they would get bullied here in Korea. I said, I almost jumped out of my seat. I said, so like, why that word? Why can't you just say, why couldn't you just say you don't want any black kids? But you use a nice hard word. Wait, he said N-word kids, not, or did he like use the word like? No, he said the word verbatim. He was like, I don't want any nigga kids. उसके बाद यूजर UW5 ने लिखा है कि मुझे पता था कि कास्ट सिस्टम नाम का एक सिस्टम है जो कि वक्त के साथ खत्म हो गया है, लेकिन हिंदुइज्म के बारे में ये लेक्चर सुन के मुझे ये लग रहा है कि हिंदुइज्म एक ऐसा चीज है जिसको कभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता था कि दुनिया के सारे रिलीजन लव पे बेस्ड है, लेकिन आज हिंदुइज्म के बारे में जान के ये धारणा जो है मेरी बदल गई है। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और इंडिया का हमारा पड़ोसी होना सच में एक अभिशाप जैसा है। क्या हम किसी तरीके से इस देश को इंप्रूव कर सकते हैं? जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पहली बात तो तूने क्या कहा कि हिंदुइज्म को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो अगर हिंदुइज्म एग्जिस्ट नहीं करता तो ना ही बुद्धिज्म होता और ना ही तेरा कोरिया जो है उसका एग्जिस्टेंस आता। तेरा लॉजिक इतना स्टूपिड है जैसे कि कोई बच्चा जो है वो अपने बाप से कहे कि पापा अगर आप इस दुनिया में नहीं आए होते तो मैं जो है इस दुनिया में एक बहुत अच्छा जिंदगी बिता रहा होता। दूसरी बात क्या कहा कि इंडिया को एज ए नेबरहुड पाना सच में एक अभिशाप है। तो इन लोगों के लिए ना वो चाइना, और जो वैसे तो इंडिया जो है इमीडिएट नेबरहुड में नहीं आता है, बट जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना, जो हर साल जो है हजारों लाखों टन का जो धूल मिट्टी भेजता है ना कोरिया में, जिसके चलते उनको एक ऐप जो है, स्पेशल ऐप उनके हर मोबाइल में इंस्टॉल रहता है ये देखने के लिए कि आज पोल्यूशन का लेवल कितना है, और हमेशा जो है मास्क पहन के निकलना पड़ता है। तो तुम्हारे लिए वो चाइना जैसा नेबर जो है ना वही सही है। और तीसरी बात क्या कहा कि इज देयर ए वे टू इम्प्रूव इंडिया। अब इंडिया के इतने बुरे दिन आ गए हैं, मतलब तुम लोग आके जो है इंडिया को इम्प्रूव करोगे। खुद का पिद्दी सा देश तो संभाला नहीं जाता, चले है इंडिया जैसा बड़ा देश संभालने। उसके बाद यूजर HV3TY ने कमेंट किया कि लुकिंग एट इंडियाज कास्ट सिस्टम आई कैन फील हाउ प्रेशियस इक्वालिटी इज। मेरा रिप्लाई,
Looking at your comment and your basic IQ level, I understand how precious education is. अब तुम कोरिया वाले हमें इक्वालिटी सिखाएगा? पहले अगर इनइक्वालिटी देखना है तो अपने देश के अंदर देखो। सिर्फ अपने सैमसंग मोबाइल के साथ रंग बिरंगी मोबाइल केसेस मिलाना और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी, स्किन वाइटनिंग, ब्लीचिंग और कुछ मेकअप के जरिए एक ही टाइप के लुक को अचीव करने को इक्वालिटी नहीं कहते बेटे। उसके बाद सैली HB2HS ने कमेंट किया कि आई अंडरस्टैंड वाई इंडिया कैन नेवर बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। मेरा रिप्लाई कि आई अंडरस्टैंड वाई कोरियंस कैन नेवर हैव ए डेवलप्ड माइंड। उसके बाद YS1823 ने कमेंट किया कि ये एक ऐसा लेक्चर है दैट मेक्स यू थिंक कि व्हाट ए ह्यूमन बीइंग रियली इज। वर्ल्ड कितना स्लोली चेंज कर रहा है बट इट स्टिल मेक्स यू थिंक दैट क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम ह्यूमन डिग्निटी को बचा सके। और मैं खुद को लकी मानता हूं कि मेरा जन्म कोरिया जैसा एक सिविलाइज्ड देश में हुआ। और मुझे लगता है कि हमें हाई अलर्ट पे रहना चाहिए क्योंकि किसी भी दिन हमारा ये जो पीस है, ये जो शांति है, ये दैट कुड बी टेकन अवे। आई विल कंटिन्यू टू सर्च फॉर एंड लिसन टू द बिटर एंड सैड स्टोरीज ऑफ इंडिया। और कोई काम धंधा है तेरे पास? उसके बाद यूजर HW9 एमी ने कमेंट किया कि आई लव इंडिया। जो कोरियंस इंडिया के बारे में ऐसा कहते हैं, जब वो इंडिया के बारे में ये सारे स्टोरीज जानेंगे तो सैडनेस इज कमिंग देयर वे, वो बहुत दुखी हो जाएंगे। आई एंजॉयड दिस लेक्चर। मेरा रिप्लाई कि जो इंडिया को क्लोजली जानते हैं वही आई लव इंडिया कहते हैं। वैसे तो कुछ कुछ कोरियन व्लॉगर्स हैं जो कि इंडिया में आके जेन्युइनली कोरियन में वीडियो बनाते हैं और इंडिया के पॉजिटिव साइड्स दिखाते हैं। और ये कोई इंसेंटिव नहीं है क्योंकि मतलब जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं उनको कई ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो ये व्लॉगर्स हैं वो पॉजिटिव साइड्स दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जेन्युइनली इंडिया को पसंद करते हैं और जो वो दिखाते हैं वो मानते हैं। बट मेरे चैनल में जो है काफ़ी सारे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं मैंने इनको रिप्लाई करते हुए लिखा है कि आई लव इंडिया जो है इस फ्रेज में इतना दम है कि तेरे देश के बहुत सारे यूट्यूबर्स यही फ्रेज से जो है ना अपना पेट पाल रहा है। एंड बाय दैट सैडनेस इज नॉट कमिंग देयर वे, डॉलर्स आर कमिंग देयर वे। दैट्स द पावर ऑफ द फ्रेज आई लव इंडिया। उसके बाद किम्स DSP 5877 ने कमेंट किया कि आई हर्ड यू वेल। मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हैं और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं 8 साल जो है इंडिया में रहा। मैंने बहुत बार बहुत लोगों से जो है ऐसे सुना था, कोरिया में बहुत लोग ऐसे ही चीज़ें जो है कह रहे थे, लेकिन मेरे 8 साल के स्टे में इंडिया में मैंने कभी भी ये चीज़ जो है अपने आंखों से नहीं देखा है। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे कोरियन व्यूअर्स जो है इसको सच मान के बैठेंगे जो ये इंस्ट्रक्टर कह रही है, और बहुत सारे लोग जो है एक्चुअल इंडिया के बारे में इग्नोरेंट रहेंगे। ये सब जो है might be possible only for a very small number of people only in certain regions of India, but not in general India, not in overall India. अब क्या करें, आपके देश में ऐसे जाहिल इग्नोरेंट स्टूडेंट्स हैं, तभी जो है ऐसे इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तभी ऐसे स्कॉलर्स जो है आपके देश में पनप पाते हैं। अगर इंडिया में ऐसे इंस्ट्रक्टर हो जो कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे देशों के बारे में फैलाए तो उसको जो है नेक्स्ट दिन ही कोई झाड़ू मार के निकाल देगा बाहर। उसके बाद जोशुआ ली 5566 ने कमेंट किया कि थैंक्स फॉर योर लेक्चर, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अभी काफ़ी बदल गया है। आपने जो बोला हो सकता है वो 19th सेंचुरी में होता होगा, लेकिन ये 21st सेंचुरी है, और जो आपने बोला इज हार्ड टू फाइंड इन इंडिया। इस टाइप के केसेस जो है काफ़ी रेयरली होता है इंडिया में। उसके बाद यूजर ER3 ने कमेंट किया कि मे देयर बी अ रेवोल्यूशन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियंस, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अबे रेवोल्यूशन छोड़, तू अपने बेसिक एवोल्यूशन पे ध्यान दे। जिस तरीके से तेरा सोसाइटी जा रहा है ना, तू बैकवर्ड जा रहा है, तू साला, मतलब तुम लोगों ने तो डार्विन के थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया। अभी जो है तुम लोग बैकवर्ड जा रहे हो। अभी तुम्हारे देश के एक लड़के ने कमेंट किया था ना कि 2 बॉयफ्रेंड है, और ये जो है मतलब कितने, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में जो 4 वाइफ्स रखने वाला जो सिस्टम है, तुम लोग तो शायद वही मुल्ले वर्ल्ड का ही जो है फीमेल वर्जन हो। तो अभी जो है कितना मल्टीपल पार्टनर्स रखना, कुछ दिन बाद शायद ये नौबत भी ना आ जाए कि बेटा माँ के साथ, बाप जो है बेटी के साथ, ये भी जो है ये भी रिश्ता शायद, चीटिंग को तो तुम लोग नॉर्मलाइज कर ही रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद शायद ये सारे रिश्ते भी तुम लोग नॉर्मलाइज ना कर दो। तो ये जो है थोड़ा हिस्ट्री में झांक के देखो, ये क्या है, ये एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ह्यूमन होने का क्या फायदा फिर, अगर यही एनिमल जैसे बिहेव करना है तो तुम लोग बैकवर्ड जा रहे हो। इवोल्यूशन कहना भी गलत होगा तुम लोगों के लिए, जिनके पास इतना भी नॉलेज नहीं है, जो कि डार्क स्किन कम्प्लेक्शन को जो है डर्टी मानते हैं, गंदा मानते हैं कि अगर कोई ब्लैक स्किन है मतलब वो गंदा है। 1-2 कोरियन लड़की लोग बैठे हुए थे, तो द फर्स्ट
जो पहला रिएक्शन था उसका कुछ घंटों के बाद कि मैं ठीक से नहाता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा जो स्किन का कलर है वो ब्राउन है। और जो गोरे जो है जो 10 दिन नहीं नहाते हैं वो लोग साफ है। अगर तुम्हारा IQ लेवल जो है ये इस लेवल का है तो तुम लोग लिटरली बैकवर्ड जा रहे हो, फॉरवर्ड नहीं, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अभी एक नया थ्योरी मैं निकालूंगा, ये सम्राट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिवोल्यूशन, और वो कोरिया पे ही बेस्ड होगा। आप लोग मेरा किताब जो कि थ्योरी ऑफ डिवोल्यूशन बेस्ड ऑन कोरिया, वो जो मैं निकालूंगा, प्रिंट कराऊंगा, तो आप लोग जरूर खरीदना। उसके बाद यूजर XQ9E ने कमेंट किया कि स्केरी, स्केयर्ड। मेरा रिप्लाई क्या हुआ, बिना मेकअप के खुद को आईने में देख लिया क्या? उसके बाद यूजर ZP2U ने लिखा है कि ये एक ऐसा देश है जो खुद को ही अब्यूज करता है। उसके बाद यूजर ZT2HM ने लिखा है कि इंडिया में जन्म लेना नर्क में जन्म लेने के बराबर है। अगर इंडिया को डेवलप होना है तो किसी हीरो को अपीयर होना पड़ेगा जो कि ये क्लास स्ट्रक्चर को जो है कंप्लीटली ब्रेक कर दे। बट एट दिस मोमेंट इट सीम्स लाइक ए कंट्री विथ नो होप। मुझे इंडिया से कोई आशा नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि तुझे इंडिया से कोई आशा नहीं है और मेरे मुंह में कोरियंस के चुतियापे को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भाषा नहीं है। क्या बात है, परफेक्ट। उसके बाद यूजर MO7RM ने कमेंट किया कि इंडिया इज नॉट इवन अ कंट्री। ये क्या है, अभी भी कास्ट सिस्टम द रूट ऑफ इनइक्वालिटी, ये अभी भी रिकॉग्नाइज होता है क्या? ये एक मॉडर्न सोसाइटी है? तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसके बाद कनाया टॉम 2296 ने कमेंट किया कि हिंदुइज्म इज इक्वल टू कास्ट सिस्टम इज इक्वल टू इनइक्वालिटी। अच्छा होता अगर हिंदुइज्म के जगह बुद्धिज्म टुक रूट इन इंडिया। मेरा रिप्लाई कि बुद्धिज्म डजंट नीड टू टेक रूट इन इंडिया, इंडिया इटसेल्फ इज द रूट ऑफ बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म जो है, अगर तुझे नहीं पता है घोचू, तो सुन ले कि बुद्धिज्म में जो है एक कीड़े मकोड़े को मारना भी जो है वो भी एक पाप कहलाता है। और तुम जैसे जानवर जो बात बात पे बीफ स्टेक हर महीने जो है, इतने बड़े बड़े, एक गाय जैसा इतना बड़ा जानवर जिसका इतना फीलिंग्स है, इतने बड़े एक लिविंग बींग को जो है, जो हमारे इतने काम आते हैं, हमें इतना बेनिफिट देते हैं, उसको काट के खाने वाले तुम जानवरों से अब हमें बुद्धिज्म सीखना पड़ेगा। उसके बाद यूजर GK5 ने कमेंट किया कि इंडिया में जन्म लेना इज सच ए स्ट्रगल, बीइंग बोर्न इन इंडिया इज पेनफुल। अगर आपको जन्म लेना ही है तो आपको नॉर्वे में जन्म लेना चाहिए, ना कि इंडिया में। चल निकल भिखारी साला। उसके बाद यूजर NV1 ने लिखा है कि दुनिया में सबसे इक्वल देश जो है वो कोरिया है। मस्त जोक मारा। उसके बाद डिस्ट्रॉयड जस्टिस ने कमेंट किया कि ये इंस्ट्रक्टर किसी भी एंगल से इंडिया के बारे में एक्सपर्ट नहीं लग रहा है, एंड आई एम कंसर्न कि बहुत सारे हमारे कोरियन लोग जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाएंगे। इनके दिल में काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा इंडिया को लेके बाय दिस वाटरमेलन स्नैपिंग लेक्चर। वाटरमेलन स्नैपिंग लेक्चर, इसका मतलब क्या है मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसके बाद यूजर WB8 ने लिखा है कि मेरा सारे कोरियन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब ऐसे वीडियोस को देखते हैं तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उसके नॉलेज पे जो है सवाल उठाइए और उसके नॉलेज को जो है अच्छी तरीके से जांच करके जो है फिर डिसाइड कीजिए। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी स्कॉलर या फिर अपने आप को जो इंस्ट्रक्टर कहता है वो स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बोल दिया और वो राइट है? आपको ऐसा क्यों लगता है? बी रैशनल, एंड व्हेन यू वांट टू गेन नॉलेज, ऐसे इंस्ट्रक्टर की जगह खुद जो है डायरेक्ट सोर्स से जो है अपना नॉलेज गेन करो, क्वेश्चनिंग करो। क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ आवर गुड हैबिट्स। मुझे लगता है कि वी कोरियंस आर रियली एब्सर्ड कि हम लोग ये यूट्यूबर्स जो भी कहते हैं उसे बिना जांच किए अंधे की तरह जो है उसे मान लेते हैं। कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होता है जब कुछ लोग इस कास्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को जो है डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इट सेम लाइक स्किन कॉम्प्लेक्शन डिफरेंशिएशन इन कोरिया। जैसे कि स्किन कलर में डिफरेंस होना कोई पाप नहीं है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ लोग अपने स्किन कलर का इस्तेमाल करके दूसरे कोरियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके बाद TVOY1Y ने लिखा है कि ये इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है दैट इज परपिचुएटेड बाय इनडायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इन्होंने ही जो है इंडियन कास्ट सिस्टम को ये ऊंच नीच में बांटा है और इतना रिजिड जो है इंडिया में उतना भी अप एंड डाउन जो है वो नहीं था, इतना डिफरेंशिएशन नहीं था। सारे कास्ट को जो है इक्वल दर्जा ही मिलता था मोर और लेस। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ने इस सिस्टम का जो है फायदा उठा के इंडिया को डिवाइड किया है। और जितने भी सारे कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम था ये कोरियन कमेंटर्स ने किया था, वहाँ पे मैंने यही कमेंट जो है
कॉपी पेस्ट किया है सभी को, क्योंकि ये दे डिजर्व दिस रिप्लाई। अभी हर एक को तो मैं अलग अलग नहीं लिख सकता, लेकिन जितने भी कास्ट रिलेटेड सिस्टम है इनको मैंने यही चीज़ लिखा है कि तुम लोग इतने हिपोक्रिट हो जब तुम्हारे मालिक जो है, तुम्हारे लॉर्ड जिसका तुम जूता चाटते हो, वो जब इराक, लिबिया, इतने तो इंडिया में तो एक सेक्शन ही था, वहाँ पे तो रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, एनीथिंग, सभी को जो है बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, कितने बच्चे मारे गए। तब तुम्हारा ह्यूमन राइट्स, तब तुम्हारा जो सीने में टाइटनेस है, तब तो नहीं बोला तुम लोगों ने। और ये जो तुम्हारा जो सो ह्यूमन राइट्स, ये लेक्चर मार रहे हो, वो तो हमारा बहुत भी 19th सेंचुरी बहुत पहले का ये चीज़ था, बहुत इंसिडेंट था, अभी तो इतना होता भी नहीं है। लेकिन अमेरिका तो है आए दिन जो है ये करता रहता है, बॉम्बार्डमेंट करता रहता है, और ये उतना पुराना भी केस भी नहीं है, तो ये तो रिसेंट केस भी है क्योंकि ज़्यादा साल नहीं हुए। तो वहाँ पे जो अमेरिका जो कर रहे हैं, तब तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड टाइटनेस, सैडनेस, डार्कनेस, ये कहाँ पे जाता है फिर? सरेआम झूठ बोल के कि वहाँ पे जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये जो सरेआम ये डकैती करते हैं, लोगों को लूटते हैं, इतना इराक, लिबिया जैसे देश को जो है पूरे तरीके से बाहर इंटरफेयर, मतलब अपने इंटरफेरेंस से बर्बाद कर दिया। वियतनाम, ये कितने सारे वॉर में कितने सारे लोगों को जो है ये कास्ट सिस्टम से कई ज़्यादा गुना बेरहमी से जो है मारा गया है उनको। तब तुम्हारी सैडनेस और डार्कनेस कुछ नहीं होता है, तब तुम लोग कुछ बोल नहीं पाते हो। तुम्हारे लॉर्ड, तुम्हारे आका यूएसए तुम्हारा नाजायज बाप जो ठहरा। ब्रिटिशर्स ने भी जो इंडिया में काले करतूते किए हैं, कितने मासूम बेगुनाहों को जो है मारा है, उसके बारे में तो मैंने किसी कोरियन को जो है इस तरीके से बोलते हुए नहीं सुना है, किसी कोरियन स्कॉलर को जो है इस तरीके से स्टेज में उठ के वो बोलते नहीं सुना है। बस इंडिया को खराब दिखा के बस उनको अपने देश में ये दिखाना है कि वो कितने लकी है कोरिया में जन्म लेके, क्योंकि द प्राइसेस इन कोरिया आर स्काई हाई। लोग जो है एक चीज़ ढंग से अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, और भी मेजर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं। लोगों को ओवरशिफ्ट कुत्तों की तरह काम करा के जो है अपने देश की इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। अब कुछ तो उनको मतलब कॉन्सोलेशन कुछ सुनना चाहिए कि हाँ ये देश में इतना भाई मतलब इससे भी बुरा हाल है, तो तुम लोग जो है खुश रहो कि तुम लोग कोरिया में जन्म लिया है तुम लोगों ने। तो यही टैक्टिक जो है अपनाने के लिए ये इंडिया के बारे में आए दिन जो है नेगेटिव न्यूज़ फैलाते रहते हैं। तो कुएं की मेंढक, कभी अपने कुएं से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर, फिर तुझे पता चलेगा।